हेलो छाया। छाया, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ, जागा आता घरी मीटिंगला बसलोय. चाळीस मिनिटाची राहते. हा हा बघा तुला बाया बोलायचं जर असलं ना आवाज नाही राहत असं बटन दाबायचं. लेक्चर सुरू झालं काय? हेलो, हमारी आवाज आ रही है क्या? आप लोगों तक पहुंच रही है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा आप लोग। हाँ ओके, स्टार्ट करना है। हाँ बाकी के लोग कहाँ है? दोस्तों, प्रथम वर्ष के कला संकाय हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर रूपाली चौधरी। हम हिंदी के पाठ्यक्रम कथा संचयन पर आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कथा संचयन, तो कथा संचयन से तात्पर्य केवल कथा से है। अब कथा निश्चित ही तौर पर वह नहीं जो हमें हमारी दादी या नानी सुनाया करती थी। आप आपके माइक को ऑफ कर दीजिएगा। बोलायचं असतील तर मी ठेवलंय आता बस. आपके माइक को आप लोग ऑफ कर दीजिए ताकि हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंच पाए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग फिर से एक बार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हम और हिंदी पाठ्यक्रम कथा संचयन पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट हो जाता है कि कथा संचयन, तो कथा संचयन से तात्पर्य केवल कथा से है। अब कथा वह नहीं जो हमें हमारी दादी या नानी परदादी सुनाया करती थी। तो कथा से तात्पर्य वो है जिसे हम प्रेमचंद जी की कहानियां, जैनेन्द्र जी की कहानियां या चित्रा मुद्गल जी की कहानियां, इस प्रकार की तमाम ऐसे बड़े बड़े पुरस्कारों से पुरस्कृत साहित्यकारों की लेखनी से निश्चित उन कहानियों के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। वास्तविक तौर पर इनके द्वारा लिखी हुई हर एक रचना के पीछे समाज की वास्तविकता, यथार्थता और समाज में घटित होने वाली, देखिएगा कि हर कहानी में हमें क्या दिखाई देता है। तो हर कहानी में हमें समाज की वास्तविकता, यथार्थता, समाज में घटित होने वाली हर घटना, समस्या और इन सभी को अंकित करने वाली कहानियां इस कथा संचयन में संकलित होती हुई दिखाई देती है। आप यकीन कीजिएगा दोस्तों कि जिस प्रकार हम सभी लोग कुशल कारीगरी को दर्शाने के लिए किसी फूलदान में अलग अलग सुंदर फूलों को सजाते हैं, संवारते हैं, और ठीक उसी प्रकार साहित्य की ख्याति प्राप्त अनमोल रत्नों की कहानियों को हम सभी लोग प्रकाश डालने वाले हैं। मार्मिकता से, यथार्थता से लदी हुई जो कहानियां हैं, वही कहानियों का पाठ्यक्रम में रखा जाना इतना ही प्रयोजन संपादक मंडल का बिल्कुल नहीं है, अपितु इन कहानियों के जरिए या इन पात्रों के जरिए आप सभी को उस युग की वास्तविकता से वाकिफ करवा देना ही इन सभी का परम उद्देश्य है और साथ ही में आपके व्यक्तित्व के विकास में और अधिक निखार लाने का प्रयास करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, कथा संचयन अर्थात कहानी विधा
गद्य में कहानी विधा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहानी वास्तविक तौर पर ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वयं में पूर्ण होती है और सुसंगठित होती है। कहानी में मानव जीवन की किसी भी एक घटना, व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण होता है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का या किसी मनोभाव को वह प्रदर्शित करना लेखक का मूल उद्देश्य होता है। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से शरीर के तत्व होते हैं ना, शरीर के तत्वों के बारे में यदि बात की जाए तो हमें आंख है, हर किसी को आंख है। यदि जीवा है तो हर किसी को जीवा है। ओष्ठ अपनी जगह पर है, कान अपनी जगह पर है, नासिका अपनी जगह पर। हर एक अवयव का अपना एक अलग महत्व होता है ना। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है ना? हाँ या ना? हेलो, क्लियर हो रहा है आपको? हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैम। हाँ, ओके। तो कहानी के जो तत्व होते हैं, तो कहानी में सबसे पहला जो तत्व है वो है हमारी कथावस्तु। अब देखिएगा, हमारे कहानी के 6 तत्व होते हैं। याद कर लीजिएगा। हो सके तो आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, तो आप उसमें लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि आपके पाठ्यक्रम का नाम क्या है। तो आपके पाठ्यक्रम का नाम है हिंदी कहानी। और ध्यान रखिएगा कि आपके कहानी विधा का जो प्रारूप है वह प्रारूप कथा संचयन, यह जो आपकी टेक्स्ट बुक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? तो कहानी संचयन, कथा संचयन। अब देखिएगा, कहानी से तात्पर्य हम आपको बता चुके हैं कि कहानी से तात्पर्य मतलब छोटे मायने में, लेकिन कहानी से तात्पर्य वो नहीं है जो हमारी दादी परदादी या नाना नानी सुनाया करती थी। तो कहानी से तात्पर्य वहां से होता है क्योंकि उन सभी लोगों को अच्छे खासे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। और इतना ही नहीं, तो जीवन की वास्तविकता का, सामाजिकता का एक सुगठित प्रारूप जो होता है, वह प्रारूप हमारे सम्मुख आता हुआ दिखाई देता है। देखिएगा कि मानव जीवन की किसी भी एक घटना को लेकर, व्यक्तित्व के किसी भी एक पक्ष का जितना मनोरम चित्रण हमारी कहानी के जरिए होता है, उतने ही मनोभाव के साथ वह प्रदर्शित करने में कहानीकार अपना एक उत्तम प्रयास करता रहता है। कहानी के तत्वों की यदि बात की जाए तो कहानी के तत्वों में 6 अपने कहानी के तत्व होते हैं। तो कौन से हैं? तो कथा वस्तु, कथा वस्तु को कथानक भी कहा जाता है, प्लॉट भी कहा जाता है। दूसरा है पात्र, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देशकाल वातावरण, पांचवा है उद्देश्य और शैली। अब देखिएगा, यदि हम अपनी कथा वस्तु पर बात कर रहे हैं तो कथा वस्तु क्या होती है? तो कहानी की कथा वस्तु घटनाओं तक, घटनाओं का एक तंतुजाल रहता है। पाठक कभी घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, तो कभी वह घटनाओं के इर्द गिर्द के साथ साथ वह पात्रों के भी तो इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। कहीं ना कहीं हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारी ये जो कहानी है, तो हमारी कहानी वास्तविक तौर पर केवल घटनाओं के इर्द गिर्द नहीं जाती, बल्कि कथा का जो विकास है वह धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे आधिकारिक कथा होती है और दूसरी प्रासंगिक कथा होती है। अब आप कहोगे कि आधिकारिक कथा यानी क्या? तो आधिकारिक कथा का मतलब होता है आपकी मुख्य कथा, है ना। अब मुख्य कथा और प्रसंग के अनुरूप आने वाली मतलब गौण कथा। अब मानते हुए चलिएगा कि यदि हम किसी फिल्म देखने के लिए जाते हो ना, फिल्म देखने के लिए, तो फिल्म देखते जाते समय सबसे पहला मूलभूत पॉइंट जो होता है, किसे देखकर हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं? एक तो पहली चीज है कि हम हीरो और हीरोइन को चूज करते। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम लोग पहले तो हीरो और हीरोइन को चूज करते हैं। मेरे पसंदीदा हीरो यदि होता है तो मैं उस फिल्म को देखने के लिए जाऊंगी। दैट्स कॉल क्या है कि जब हम अपने पात्रों के इर्द गिर्द जाते हुए या मुख्य पात्रों के बीच में जाते हुए, तो हमारी जो कथा वस्तु होती है, हमारा जो प्लॉट होता है, हमारी जो स्टोरी होती है, तो स्टोरी कैसे चलती है आगे आगे? तो वो मुख्य कथा के इर्द गिर्द चलती है। तो मुख्य कथा के इर्द गिर्द सर्वप्रथम कौन आता है? तो नायक और नायिका आती है। अब नायक और नायिका को केवल ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर अपना पूरा फिल्म जिस प्रकार से नहीं बन पाता, ठीक उसी तरह हमारी कहानी भी नहीं बन पाती। कभी ना कभी तो नायिका की सहेलियां भी होती है,
नायक के दोस्त भी होते हैं। यदि कॉलेज का वातावरण दिखाई देता है तो कॉलेज में नायिका अकेले नहीं जाएगी, कॉलेज में अकेले नायिका नहीं जाएगी। कॉलेज के जाते समय उस नायिका के साथ उसकी सहेलियां होगी, उस नायक के साथ, उस हीरो के साथ उसके और अन्य दोस्त भी होंगे। तो जो दोस्त की घटनाएं उनके साथ घटित हो रही है, प्रसंग प्रसंग की अनुरूप घटनाएं घटित होती, तो उसे हम प्रासंगिक कथा कहते हैं। और आधिकारिक कथा से तात्पर्य आपकी मुख्य कथा से। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक हाँ मैम। ओके, किसी को कोई यस मैम। प्रॉब्लम नहीं है? नो। आगे बढ़े हम लोग। नो मैम। ओके, देखिएगा हम लोग देख चुके हैं बेटा कि कथा वस्तु क्या होती है। अब दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा कहानी के तत्व का, जिसका नाम है पात्र। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, आप लोग है ना। कथा वस्तु क्या है? पात्र। अब देखिएगा कहानी का जो विकास होता है वो पात्रों के द्वारा होता है। पात्रों को चरित्र चित्रण भी कहा जाता है। पात्रों के व्यक्तित्व की संक्षिप्त, स्पष्ट और संकेतात्मक एक अभिव्यक्ति होती है, और यही कहानी का गुण भी है। मतलब देखिएगा कि पात्र में जो मुख्य पात्र होते हैं, जैसे हमने आपको अभी भी बताया है ना, मुख्य पात्र से तात्पर्य है हमारे नायक, मतलब क्या कहेंगे, हीरो कहेंगे, और हमारे गौण पात्रों के रूप में हीरो के जो फ्रेंड्स सर्कल होता है उसका जो गौण पात्र, ऐसे उसे दो विभागों में बांटा जाता है ना। मुख्य पात्र के साथ साथ जितने मुख्य पात्र महत्वपूर्ण होते हैं उतने गौण पात्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? दूसरा तत्व जो हुआ, पहला आपको बताया हमने कथा वस्तु, और दूसरा जो बताया वो बताया पात्र। दोनों क्लियर हो गए कहानी के तत्व? यस मैम। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस मैम। अब अगला है आपका संवाद। देखिए संवाद से तात्पर्य होता है, हम उसे कहें कथोपकथन, है ना। मतलब क्या है? एक दूसरे से बात करना। अब देखिएगा आप तो हमें एक ही चीज हो सकती है, आपको भी हम देख सकते हैं और आप भी हमें देख सकते हो, लेकिन ये जो है ये मैन्युअली क्लासरूम में पॉसिबल है कि हम लोगों के संवाद जो है ना, जो भी संवाद चलते हैं, तो वो संवाद कैसे होने चाहिए? सजीवता से होने चाहिए, स्वाभाविकता से होने चाहिए। अब संवादों में रोचकता होनी चाहिए, सजीवता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। अब संवादों की गरिमा के लिए, है ना, जो संवादों की गरिमा होती है उसके लिए पात्र होने चाहिए, वैसा वातावरण होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, और साथ ही में समय के अनुकूल उसे रखा जाना चाहिए। लेकिन आवश्यकता क्या है? संवादों को चुटीले एवं संक्षिप्त होने की। बड़े बड़े संवादों को हमने आपके सम्मुख रखा। एक राजा, राजा गया महल, महल में देखी रानी, रानी को लेकर बगीचे में देखी तितलियां, तितलियों पे फूल जो थे वो फूलों पर तितलियां बैठी थी। यदि इस प्रकार से हम उन संवादों को बढ़ाते चले जाए तो आप लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो बड़े बड़े संवादों की अपेक्षा हमारे जो संवाद होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, चुटीले होने चाहिए, है ना। जैसे बिहारी दो हुआ करते थे उस जमाने में, वो छोटे हुआ करते थे, मतलब ऐसा उस समय में कहा जाता था। सतसरिया के दोहे जो नाम खन में छोटे लागे भाव करे गंभीर। अब देखिएगा छोटे छोटे मार्मिकता से भरे हुए छोटे छोटे जो दोहे होते थे वो कितने प्यारे हुआ करते थे। लेकिन आज हम तो बड़े बड़े संवादों को फेंकते हैं ऐसे हवा के झोंके में, लेकिन वो बड़े बड़े संवाद अपनी ओर चलेंगे, लेकिन कहानी में बड़े संवाद नहीं चलते, क्योंकि वह जो बड़े बड़े संवाद होते हैं तो उससे पाठक वर्ग जो होता है वो बोर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बढ़े आगे। देश काल वातावरण। कहानी का जो कथानक होता है और उसके पात्र किसी न किसी देश या काल से संबंधित रहते हैं। प्रभाव अधिक होने के लिए आवश्यक है कि कहानी का अपना एक वातावरण होना चाहिए। वातावरण की उपयुक्त चित्रण में कथात्मकता होनी चाहिए, और इसी कथात्मकता के आधार पर उस कहानी की रोचकता होती है। मानते हुए चलेगा कि हमारी जो कहानी है, कहानी दिखाई जा रही है ग्रामीणांचल की, है ना। अब देखिएगा आपके माइक को ऑफ कर दीजिए, आप फोकर ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो हमें यहाँ से इस सिस्टम से आपको ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप बोल भी नहीं पाओगे। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप यदि हमारी आवाज को सुन रही हो
जो भी है जिसका ऑन कर दिया है, तो आपकी आवाज से हमारी आवाज इको हो रही है और जिसके कारण बाकी के बच्चों को शायद डिस्टर्बेंस हो सकता है। बेटा थोड़ा समझिएगा इन सभी चीजों को, है ना। जब आपको मौका दिया जाएगा कि आपको क्लियर हो रहा है तो तुरंत आपका माइक ऑन कर दीजिएगा और आप बात करने लग जाइएगा, तब आपको एक मौका दे दिया जाएगा। ओके, तब आपके माइक को ऑन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाते समय आपके माइक ऑफ कीजिएगा। बात कर रहे थे हम देश काल वातावरण की। तो कहानी का जो कथानक होता है वो उसके पात्र के अनुरूप किसी न किसी देश और काल से संबंधित हो होता है। प्रभाव अधिक होने के लिए आवश्यक हो जाता है कि कहानी का अपना एक वातावरण निश्चित तौर पर होना आवश्यक है, और वातावरण के उपयुक्त चित्रण से कथात्मक रचनाओं में रोचकता आने लगती है। अगला है आपका उद्देश्य। फिर वही बात हो रही है बेटा, आप प्लीज, आपको हम बार बार, इसके पहले भी शायद एक लड़की ने, जो शायद निशिकंदा नाम की बच्ची है, उसने ऑलरेडी इसमें डाल चुकी है कि आप आपके माइक को ऑफ कीजिए। प्लीज, हम फिर से दूसरी बार तीसरी बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप आपके माइक को ऑफ कर दीजिएगा। आपकी आवाज हमारी आवाज दोनों की इको हो रही है ना। हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी और फिर आप हमारी बातों को नहीं समझ पाओगे बेटा, प्लीज। हाँ ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बढ़े हम लोग आगे। मैडम 5वां तत्व बताओ फिर से। उद्देश्य की बात कर रहे हो आप? हाँ यस। हाँ, एक मिनट। प्राचीन काल में जो हमारी कथा का उद्देश्य हुआ करता था वो पहले मनोरंजन हुआ करता था, है ना। उद्देश्य पर हम लोग गए ही नहीं अभी, है ना। उद्देश्य को तो अभी पढ़ा रहे हैं। तो जैसे हर किसी न किसी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है दोस्तों। आप यहाँ पर जुड़े तो आपका क्या पर्पस है, आप हमें बताइएगा कि आपका क्या पर्पस है यहाँ पर जुड़ने का। बोलो बोलो, क्या पर्पस है आपका यहाँ पर जुड़ने का, क्या पर्पस है? स्टडी। स्टडी करना है, अध्ययन करना और यस। आपका उद्देश्य है अध्ययन करना और हमारा उद्देश्य है अध्यापन करना। ओके। तो प्राचीन काल में जो कथाएं लिखा करते थे, जो कथा लिखते थे लोग, है ना, तो कथा का उद्देश्य उस जमाने में केवल मनोरंजन करना था। क्योंकि आज हमारे पास मनोरंजन के कितने आयाम है, कितने उपादान है। जिस मोबाइल पर आप लोग अभी स्टडी कर रहे हो, शायद हमारा आज से आपके सभी लेक्चर स्टार्ट हुए होंगे ना। कितने लेक्चर्स हुए आज आपके? आपका और एक पॉलिटिक्स। अच्छा, आपका पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हुआ। तो आज Yes. से यू मानते हुए चलिएगा कि आज आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आज के पहले हमारा जो मोबाइल हुआ करता था, उस मोबाइल में केवल और केवल हम लोग मनोरंजन का साधन मात्र समझते थे। आई एम राइट? क्यों हम लोग उसे मनोरंजन मानते थे? क्योंकि हमारे पास अन्य उपादान थे, नहीं थे ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन उसमें हमें रोकथाम हुआ करती थी। क्योंकि मोबाइल हम लोग अपने रूम में जाकर बैठा करते थे, लेकिन उस समय में, है ना, मतलब स्टडी के पहले की स्थिति आपकी मनोरंजन की थी। आ जाइएगा फिर से एक बार हमारे क्लासरूम में। ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में जब लोग कथा लिखते थे, तो उन कथाओं का पर उद्देश्य जो था वह मात्र मनोरंजन को सामने लाना था। लेकिन आधुनिक युग में मनोरंजन के साथ साथ जीवन की वास्तविकता को, जीवन की यथार्थता को वाकिफ करवा देना ही उन सभी कहानीकारों का परम उद्देश्य है। और इतना ही नहीं, तो समाज के आदर्श को, यथार्थता को रेखांकित करना और आने वाले समाज में उस यथार्थता की वस्तु स्थिति का यथार्थपूर्ण चित्रण करवा देना उन सभी कहानीकारों का परम उद्देश्य हुआ करता था। और यदि ऐसा न हुआ होता तो उस जमाने में या उस युग में जो कथाएं लिखी गई, तो उस कथा लिखने के पीछे कोई ना कोई तो प्रयोजन हुआ होगा। तो प्रयोजन निश्चित तौर पर था। प्रयोजन एकमात्र हुआ करता था कि आज जो समाज चल रहा है और इसके पूर्व का जो समाज था, आज यदि मानते हुए चलेगा कि आपको 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए कहा गया, डू यू एक्सेप्ट दिस पर्सन? क्या आप ऐसे व्यक्ति को एक्सेप्ट करोगे जिसे आप पिता का स्थान दे रहे हो?
नो, नो नथिंग। बिल्कुल नहीं। आज ये साहस हम नारियों में है। कल की नारी जो थी, यदि हम उपन्यास निर्मला को उठाते हैं तो निर्मला इस उपन्यास की नायिका कल ना नहीं कह सकती थी। आज हम सभी लोगों के बीच में ना कहने की पावर आ गई है। इसलिए आ गई है क्योंकि हमारे समाज का आदर्श रहा है, उस समाज का यथार्थ रहा है कि हम लोग अनमेल विवाह जो है या बेमेल विवाह जो है, उस विवाह को हम लोग एक्सेप्टेशन नहीं दे पाते, है ना। और वह जो समाज था, उस समाज के आदर्श को, उस समाज के यथार्थता को, जिस समाज में रहकर निर्मला ने ऐसे 45 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ शादी की, और अंत में निर्मला इस उपन्यास में प्रेमचंद जी बड़े मार्मिकता से कहते हैं कि भले ही अपनी बेटी को मार देना, लेकिन कुपात्र के घर पर या कुपात्र से शादी नहीं करना। देखिएगा कि जब हम एक और कहते हैं कि निर्मला एक रत्न जड़ित महल है, तो उसका जो पति है वह टूटा फूटा खंडहर है। तो इस प्रकार की वास्तविकता का चित्रण कराने में जो कहानीकार है वह कहानीकार सफल हो गया। अब इसके बाद का है शैली। देखिएगा हम लोग किन किन बातों पर चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं। पहला जो हमने आपको बताया, कथा वस्तु, याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा आपके कॉपी में। कथा वस्तु है, पात्र है, कथोपकथन जिसे हम संवाद कहते हैं। कथा वस्तु को कथानक भी कहा जाता है, पात्र को चरित्र चित्रण भी कहा जाता है, कथोपकथन को संवाद भी कहा जाता है। अगला देश काल वातावरण है, पांचवा जो हमने उद्देश्य बता चुके हैं, और छठा हमारा जो है वो है शैली। तो दोस्तों शैली से तात्पर्य स्टाइल से है ना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्टाइल होती है और उसी के अनुरूप कहानीकार की भी अपनी स्टाइल होती है। आप लोग मानते हो चलेगा कि स्टाइल से तात्पर्य क्या होता है। जैसे कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्टाइल, जैसे कोई अपने बालों को खुला छोड़ सकता है, कोई अपने बालों को पिनअप कर देता है, किसी की हेयर स्टाइल अलग होती है, किसी की ड्रेसिंग सिस्टम अलग होती है ना। तो ये सारी जो आपको अभी अभी हमने जो सभी चीजें बताई, तो यह शैली से तात्पर्य आपकी स्टाइल से होती है ना। तो जिस प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति की अपनी स्टाइल होती है, उसके बिहेवियर की है या उसके बाह्य व्यक्तित्व को लेकर है, तो ठीक उसी प्रकार कहानीकार से तात्पर्य जब वो कहानी लिखता है ना, लिखने वाला कहानीकार। जैसे पूर्व बता चुके हैं कि प्रेमचंद जी है, प्रेमचंद जी के पूर्व हम लोग देख चुके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो ये सभी कहानीकारों की भी अपनी एक स्टाइल हुआ करती थी, और वह जो स्टाइल होती है वह अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वह अपनी कहानियों को ढालने में माहिर हो जाता है। जिससे वर्णनात्मक कहानी है, आत्मकथात्मक कहानी है, संवादात्मक कहानी है, पत्रात्मक कहानी है, डायरी शैली में जो कहानी का प्रारूप, जो कहानी का स्टाइल जिस व्यक्ति को जैसा लगता हो, उस प्रकार से, उस हिसाब से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी कहानियों को लिखने का प्रयास करता है और उसे हम शैली के रूप में आत्मसात करते हैं। हमारे 6 तत्व अभी हुए हैं। कहानी क्या होती है, कहानी का स्वरूप कैसे होता है, कहानी के तत्व कौन से होते हैं, ये 3 पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस मैम। सब लोग समझ गए हो? यस मैम। वेरी गुड। अब देखिएगा हम आपके पाठ्यक्रम के संदर्भ में देखिएगा, आपका किसी का माइक ऑन है, हम बार बार आपको सूचना कर रहे हैं, अदरवाइज कल से हमें आपका माइक ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ से हम अपने सिस्टम से आपको ऑफ करवा देंगे तो आप बोल भी नहीं पाओगे। आपके क्लास का कोई एक सीआर करवा देंगे, जो सीआर ही आपकी ओर से के लिए लोलुप होगा। चलेगा ऐसा? कल से यही सिस्टम रखेंगे हम लोग, है ना। नो मैम, नो। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हम बार बार आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ध्यान में रखिएगा कि आज का ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो जाएगा, और रिकॉर्डेड वीडियो डायरेक्टली यूट्यूब पर अपलोड होगा, और यूट्यूब पर जो लेक्चर्स आपका अपलोड होगा वही आपको गूगल क्लासरूम में डाल दिया जाएगा। ओके ओके। तो दोस्तों हम लोग पाठ्यक्रम के संदर्भ में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 8 कथाओं से बना हुआ है। जब आप लोग कथा संचयन इस बुक को लोगे तो इस कथा संचयन में ढेर सारी कथाएं हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मात्र 8 कथाएं दी हैं, और जिसे हम लोग क्रमशः अभी उसके सारांश के तौर पर आपको बताने वाले हैं।
तो देखिएगा कि जिसे हम क्रमशः कहेंगे कि सदगति या जो कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित यह कहानी है। तो भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, क्रूरता, इस सबको रेखांकित किया हुआ है प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से। इसके साथ साथ समाज में फैला अंधविश्वास, उसका शोषण, इसे भी चित्रित किया है। भूखा पैसा दुखी चमार अपने बेटी के विवाह की साइत निकलवाने के लिए जब पंडित के पास जाता है, देखिएगा हम सभी लोग, आप में से कोई पंडित की बेटी होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के हमें आपसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन हम आपसे फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि हम हमारे पॉकेट के कोई वर्ड्स को डालना नहीं चाहते। हम आपकी बुक में जो दिया गया है उसी के सारांश तौर पर हमने वो सारांश लिया गया है। कल से जब हम लोग कहानी को देखेंगे, कहानी आपके आंखों के सामने होगी। तो देखिएगा कि भूखा पैसा दुखी चमार अपने बेटी की विवाह की साइत निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाता है, जो उसके बदले दुखी को लकड़ी फाड़ने की बेगार पर लगा देता है। देखिएगा पंडित हम उस जमाने की बात करना चाहेंगे दोस्तों, जिस जमाने में लड़की की साइट बेटा अभी भी आपका माइक ऑफ नहीं हुआ है, हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं। कौन है प्लीज? हेलो, ये लोगों का माइक ऑन है, सभी का लगभग ऑन है, तो प्लीज। और सुनिएगा, आप है ना, प्रमोद सपकाड़े कौन है, रेडमी 31 है ना, हेलो सुनिएगा, आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बेटा कि आप आपके नाम के साथ जुड़िएगा कल से। जैसे मॅडम न मला बॅग कट्टा का अब आज त्यांच्या डायरेक्टर जोर में बोली उठना तो मैडम बोलनी प्रमोद सब काढे कोण आहे म्हणे जाऊ दे भाई आता मी काय करू तर तुम्ही आराय मारी उठणार ना तर मॅडम बोलणार की बो मी बोललो तर डायरेक्ट प्रमोद सब काढे कोण आहे म्हणे प्रज्ञामत पासवर्ड टाक दे पहिले ते सुरू करा पहिले म्हणजे मग हेलो, देखिएगा, चलिए हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं अपनी कहानी सदगति पर चलते हैं। तो इस कहानी सदगति में हम लोग इसके पूर्व आपको बता चुके हैं कि जातिगत भेदभाव, क्रूरता को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। हमारा भूखा पैसा दुखी चमार बेटी के विवाह की साइत निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाता है, जो इसके बदले दुखी को लकड़ी फाड़ने की बेगार पर लगा देता है। अंत में क्या दुखी अपने बेटी के विवाह की साइत निकाल पाता है? कितने काम उस पंडित दुखी से करवाता है? क्या दुखी उन सब कामों को कर पाएगा? भूखा पैसा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। पता नहीं है आपको भी कि आपके माता पिता आपके लिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग होते हैं कि हम छोटी छोटी बातों से उनको डांट देते हैं, चिल्लाते हैं। अभी अभी की बात चल रही है, देखिएगा, है ना। तो ये सब जानने के लिए अब देखिएगा कि जब दुखी अपने कार्य कर पाता है नहीं कर पाता है, क्या पंडित दुखी से वो सब काम करवा लेता है? क्या दुखी अपने बेटी की विवाह की साइत निकाल भी पाता है? अब देखिएगा, ये सभी प्रश्नों को जानने के लिए आपको हमारा लेक्चर जरूर अटेंड करना होगा। अब हमारी दूसरी कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित, जिसका नाम है पाजेब। पाजेब हर कोई लड़की पहनती है ना। पाजेब का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? अब शायद हमने यहाँ से ही ऑफ कर दिया है। रिपीट करो मैम। हाँ बताइए ना। नेम पाजेब का पायल पायल पायल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका नाम बता सकते बेटा आप? जी मैम। आपका नाम बताइएगा। दीक्षा सालवे। दीक्षा, यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपको पाजेब का मतलब पता है। तो पाजेब का मतलब होता है पायल, और जो हम सब लड़कियों को बड़ी अच्छी लगती है, आपको भी और हमें भी, है ना। तो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित यह जो कहानी है, तो कहानी की जो बुआ होती है ना, अक्सर पायल जो लाकर देती है, एक तो बुआ है ना,
खास तौर पर बुआ लोग ही ला कर देते हैं। एक तो बुआ ला कर देती है, एक तो मासी ला कर देते हैं। और मौसी और बुआ और ये दोनों ही लोग ज्यादा निकट होते हैं। दोस्तों 10 मिनट्स का हमें अपग्रेड आ गया है यहाँ पर, है ना। तो अपग्रेड आने के साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो पाजिब यह कहानी है, तो पाजिब कहानी इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि पाजिब यदि हर लड़की को पसंद होती है तो पाजिब के साथ साथ जब हम चर्चा करते हैं पाजिब की, और तो जैनन कुमार जी उस लिखित कहानी में बुआ जो कि एक मुन्नी है, तो मुन्नी के लिए पाजेब ला कर देती है। जिस प्रकार नई चीजों को हम बाजार से लाते हैं तो हम लोगों को कब तक तसल्ली नहीं होती, जब तक हम पूरे अपने परिवेश को न दिखा दे अपनी चीज लेने वाली। और जो हम चीज लेते हैं ना, बड़ी वो चीज छोटी सी ही क्यों न हो, लेकिन हम लोगों के दिल को तसल्ली तभी, अब घर से बाहर मत निकलिएगा, है ना। घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। अब तो कोरोना का महामारी का संकट चल रहा है हम लोगों पर। अब परिवार में ही रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, परिवेश में निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो मुन्नी है, यह मुन्नी पूरे परिवेश में अपनी चीज को दिखलाने के लिए निकल जाती है। और ऐसी मुन्नी जब सबको अपनी पाजेब दिखाती है, लेकिन उसकी जो पाजेब है वो खो जाती है। आखिरकार उस पाजिब को कौन ले जाता है? मुन्नी का भाई, जिसे पतंग उड़ाने का शौक रहता है वो। उसके घर तो नौकर भी है, क्या नौकर ने चुराई होगी वो पाजिब? क्या उसकी माँ ने उसकी पाजिब को ले लिया होगा? कि माँ का दिल भी तो एक नारी का ही है, उसे भी तो पाजिब पसंद होगी। आखिरकार किसने लिया होगा? और जन्मदिन पर बाइसिकल मिलेगी इस सूचना से क्या उसका मुन्नी का भाई आशुतोष प्रसन्न हो गया होगा? ये सभी प्रश्नों के उत्तर जानिएगा दोस्तों, लेकिन कब? जब आपकी कहानी आएगी तब। अब हमारी जो अगली कहानी है जिसका नाम है तस्वीर, है। अब देखिएगा कि हर कहानी में और अपने अपने घरों में किसी न किसी की तस्वीर होती है। तो विश्व साहनी जी के द्वारा लिखित यह जो कहानी है तस्वीर, इसमें स्त्री की वेदना को अभिव्यक्ति दी है, जिसके पति का देहांत हो चुका है और ससुर बेटे के मर जाने के बाद उसके घर की सारी चीजें बेच देता है, बहू और पोतों को उनके साथ ले जाना चाहता है। और इस कहानी की स्त्री जैसे शादी हुई उस दिन से अपने पति को खुश रखने का निरंतर प्रयास करती है, लेकिन वह असफल हो जाती है। उस पर पति रोब जमाता है। आखिरकार तस्वीर को लेकर ही कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है, और क्या अंत में वह अपने पति की तस्वीर को धर्मपत्नी होने के नाते बचा पाती है? सुनिएगा जब आपकी कहानी पढ़ाने के पश्चात है दोस्तों। अगली हमारी कहानी है नौकरी पेशा। कमलेश्वर जी के द्वारा लिखित यह कहानी है। कहानी गांवों से कस्बों की ओर ले जाने की वाली, और उनमें एक सबसे ज्यादा चाहत है गांव के लाला से बाबू बन जाने की। कहानी का नायक राधेलाल 10वीं पास हो जाता है, टाइप करना सीख लेता है और नौकरी पर लग जाता है, जिसके कारण कोई लाला उसे नहीं बुलाता, सब बाबू बुलाते हैं। फिर बाबू बनने की होड़ लगाए कितने ऐसे लोग हैं, क्या बाबू की नौकरी चली जाती है? कौन किसकी सिफारिश करवाता है? और इसे देखने के लिए आपको हमारे साथ हमेशा जुड़ना होगा लेक्चर्स के टाइम में। अब देखिएगा अगली हमारी कहानी, जहाँ नारी को व्यथित त्रसित रूप में अब तक दिखता है, वहां नारी का एक शक्तिशाली प्रतीक, विद्रोही द्वंदात्मक प्रतीक, इस प्रकार से अभिव्यक्ति करने वाला, चित्रित करने वाली जो कहानी है रांगे राघव जी के द्वारा। इनकी कहानी है गदर। गदर को एक अलग रूप से अभिव्यक्त किया है। पति के मृत्यु के पश्चात देवर से शादी करना वो चाहती है। क्या वह बिरादरी के नियमों का उल्लंघन करेगी? क्या समाज ऐसे नारी को स्वीकार करेगा? कहानी के अंत में आपको इसकी रहस्यमय जानकारी के साथ पता चल ही जाएगा दोस्तों। इसके साथ हमारी अगली कहानी आती है सौदा। पर्वत के जीवन की विडंबनाओं को अंकित करने वाली हमारी यह कहानी मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है। कहानी में पहलगाम के बाजार का दृश्य है, जिसमें सौदेबाजी चलती है। इस बाजार में सफलता घोड़े वालों के दृष्टिकोण पर वह निर्भर करती है। लाला रास्ते में घोड़ा किराए पर लेना चाहते हैं। क्या लाला को घोड़ा मिल जाता है? सौदा करने में क्या लाला सफल हो जाते हैं?
क्या वो अपने पत्नी को और अपने बेटों को घोड़े पर बिठा पाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तरों को जानिएगा, कहानी को प्रत्यक्ष रूप में पढ़ाएंगे तभी ही। अगली हमारी कहानी है जिनावर। अब देखिएगा, चित्रा मुदगल की लंबी कहानी है जिसमें एक गरीब टांगे वाले की पीड़ा का चित्रण किया है। असलम की घोड़ी सरवरी बूढ़ी हो चुकी है, दूसरी घोड़ी खरीदने की हैसियत अब उसमें नहीं है। जामा मस्जिद से लेकर चावड़ी बाजार, दिल्ली की हर एक गली में से वो चली जाती है। और यह कहानी क्या असलम सरवरी को बचा पाता है? सरवरी क्या फिर से असलम के परिवार का निर्वाह कर पाती है? इन सभी के प्रश्नों को जानने के लिए आपको हमारी कहानी को सुनना होगा, समझना होगा। अगली हमारी कहानी सांप्रदायिक सद्भाव पर केंद्रित सरहद के इस पार। नासिर शर्मा की बड़ी चर्चित कहानी है। मुस्लिम युवक रेहान एक कट्टर मुसलमान है। सामाजिक मर्यादाओं का निर्वाह करने वाली सुरैया को यहाँ पर दिखाया गया है। पाकिस्तान के बड़े अफसर से शादी तय की जाती है, पर क्या रेहान सुरैया के बिना रह पाएगा? प्यार करने वाला रेहान क्या नफरत भी कर पाएगा? कि सुरैया रेहान से शादी कर पाएगी? हिंदुओं को गालियां देने वाला रेहान क्या हिंदू लड़की को बचा पाएगा? और आखिरकार जब वो उस लड़की को बचा पाएगा तो क्या रिश्ता होगा उस लड़की का और उस रेहान का? देखिएगा, यह जो कहानी है यह वास्तविक तौर पर यथार्थवादी जीवन पर केंद्रित है। आज भी तमाम ऐसे रेहान है दोस्तों जो समाज से प्रताड़ित किए जाते हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता आ गई है समाज में रहने वाले हर रेहान को बचाने की, उनमें आंतरिक परिवर्तन लाने की। चलिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक जितनी कहानियां, आपको 8 कहानियां थी, तो 8 की 8 कहानियों का इन सारांश हमने आपको बता दिया है। तो क्या आप उसे समझ रहे हो? यस मैम। कौन सी कहानी आपको जी मैम। कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी? किसी को पाजेब अच्छी लगी और किसी को कौन सी अच्छी लगी? अब आपके माइक को ऑन करो। अभी आप आपके माइक को ऑन कर सकते हो, वीडियो को भी ऑन कर दीजिएगा। आप आपके प्यारे प्यारे चेहरों को अब हम देखना चाहते हैं। हाँ, अब तक तो आपने हमें देख लिया। देखिए, मी A1 करके कोई जुड़ा है ना, और MI A1 करके, और रिले में 31 करके। तो प्लीज हम आपसे एक ही गुजारिश कर रहे हैं बेटा सभी से कि आप आपके नामों के साथ जुड़िएगा कल से, है ना। जो भी आपका नाम, आपके माता पिता ने बहुत अच्छा नाम रखा है आपका, है ना, अंकिता। यस मैम। हाँ, कहा गई अंकिता। अंकिता, आपका माइक भी ऑन कीजिएगा और आपका वीडियो भी ऑन कीजिएगा, है ना। शुभांगी है जुड़ी हुई है, कांचन जुड़ी हुई है, दीक्षा जुड़ी है, रुचिता जुड़ी है, गैलेक्सी J2 जुड़ा हुआ है लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज आप आपके कैमरे को ऑन कर दीजिएगा, प्लीज ऑन कर दीजिए आपके कैमरों को आप सभी लोग। हम आपको सभी को मिलना चाहते हैं। मिलना तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन मिल नहीं पाएंगे हम लोग जब तक। अब देखिएगा, हम आज कॉलेज में गए थे तो कॉलेज का नेटवर्क डाउन चल रहा था जिसके कारण हम आपसे बात नहीं कर पाते थे। हमारी वाणी आप तक पहुंच रही थी तो हम दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप ठीक ठाक ढंग से दिखाई दे रहे हैं, आपको बोल भी पा रहे हो, है ना। तो कल से, हाँ, कल से हमारे लेक्चर्स ऐसे ही हम घर पर ही लेंगे। लेक्चर्स होने के बाद हम लोग कॉलेज के लिए जाएंगे ताकि डिस्टर्बेंस ना तो आपको होगा न हम। देखिएगा, हाँ देखिए, ये जो आपको दिक्कतें आ रही है ना, ये कल की तासिका में नहीं आनी चाहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज हम सेंड करवा देते हैं, जो मैसेज
केवल आप लोगों के लिए बनवाया हमारे महाविद्यालय ने। तो वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते, तो आप वो मैसेज आप अकेले को नहीं पढ़ोगे, आप तो सबसे पहली बात है आपके परिवार वालों को सुनाओगे, है ना, सभी लोग मिलकर, कि आपको आपका एक सेपरेट रूम होना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे रूम में है, आपको किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है ना, थोड़ी शांति के साथ आप हमें सुन रहे हो और आपकी बात भी हम सुन पाए, ऐसी जगह पर आप लोग बैठिएगा। हो सके नहीं आपके घर में जगह है तो ऊपर टेरेस पे जाके बैठिएगा, लेकिन आप अकेले होने चाहिए, है ना, ध्यान में